हेलो दोस्तों, द करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो पिछला वीडियो था वो ओम के नियम पे आधारित था, यानी ओम का नियम देखे थे हम उस वीडियो में। जो ओम का नियम क्या होता है, तो ओम के नियम से संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ताकि उसके जो नियम है V इक्वल्स टू आई आर जो ये फॉर्मूला जो आता है इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, यदि किसी चालक तार से प्रवाहित धारा का मान 2 एम्पियर है तथा उनके सिरों के बीच का विभवांतर 5 वोल्ट है। उनके सिरों के बीच का विभवांतर 5 वोल्ट है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने ओम का नियम पढ़ा था। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। उसके बाद हमने प्रतिरोध के बारे में भी जाना था। जो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध जिसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी चालक तार से प्रवाहित धारा का मान 2 एम्पियर है तथा उनके सिरों के बीच का विभवांतर 5 वोल्ट है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ हम ओम के नियम से क्या देखते हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। V का मान कितना है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, और I का मान कितना है, 2 एम्पियर है, और हमें क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें R निकल के आएगा, R इक्वल्स टू 5/2, ये हो जाएगा वोल्ट, और ये हो जाएगा एम्पियर में इसका यूनिट, यानी इसका जो है कितना हो जाएगा 2.5 वोल्ट पर एम्पियर, यानी, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2.5 ओम। तो इस तरह से हम ओम के नियम का यूज करके क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में क्या रहेगा, रेजिस्टेंस का मान दिया रहेगा, मान लेते हैं ये क्या है, कोई चालक तार है, ठीक है, इसका ये टर्मिनल A और इसका ये एक टर्मिनल B है, और मानते हैं इसका I का मान दिया है 2 एम्पियर और इसका रेजिस्टेंस का मान दिया है 6 वोल्ट। तो अगर हमें V निकालना है तो V इक्वल्स टू हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, IR, और V इक्वल्स टू क्या होगा, 2 × 6 इक्वल्स टू 12 वोल्ट, क्या हो जाएगा 12 IR है ना, ये I कितना हो गया 2 एम्पियर, और R इक्वल्स टू 6 ओम। तो ये हो जाएगा एम्पियर ओम, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं। V इक्वल्स टू IR, ये एम्पियर में आ जाएगा, और ये क्या किस चीज़ में आ जाएगा, ओम में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 एम्पियर ओम, या ओम एम्पियर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं एक चीज और, क्या, तो सुचालक या चालक क्या होता है, चालक क्या होता है। तो इन चीज को समझते हैं। तो सुचालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे क्या होता है कि विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उनके सिरों के बीच, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, सुचालक या चालक बोलते हैं, यानी कंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ इसका डिफिनेशन लिखेंगे, जो ऐसा पदार्थ
जिससे होकर विद्युत आसानी से पार कर जाए उसे क्या बोलते हैं? सुचालक कहते हैं। तो क्या होता है कि एक ऐसा मटेरियल जिससे होकर के क्या होता है, विद्युत धारा आसानी से, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा आसानी से पार कर जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सुचालक बोलते हैं। तो इसका उदाहरण हो सकता है, इसका उदाहरण हम समझते हैं, इसका उदाहरण हो सकता है आयरन, उसके बाद कॉपर जिसे आप लोग तांबा बोलते हैं, तांबा, आयरन मीन्स लोहा। उसके बाद और क्या हो सकता है? एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? सुचालक है। और सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है? चांदी। चांदी से भी क्या होता है? विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो चांदी भी क्या है? एक तरह से सुचालक पदार्थ है और इससे भी क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपने समझा, उसके बाद आपने जाना सुचालक या चालक क्या होता है। आगे हम देखते हैं और चालक या कुचालक जिसे विद्युत रोधी बोलते हैं वह क्या चीज होता है। तो अब हम समझते हैं कुचालक या अचालक क्या होता है। अचालक, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया सुचालक या चालक के बारे में। अब समझते हैं अचालक, या इसको हम विद्युत रोधी भी बोलते हैं, विद्युत रोधी। तो इसका डिफिनेशन समझते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा क्या होता है? आसानी से प्रवाहित नहीं होता है, प्रवाहित नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे अचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। तो यहाँ अचालक को हम समझेंगे। अचालक क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ जिससे होकर के विद्युत धारा क्या होता है? आसानी से प्रवाहित नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। अब इसका उदाहरण समझते हैं क्या क्या हो सकता है। तो इसके उदाहरण में हो जाएगा जैसे रबर हो गया, उसके बाद क्या हो गया? लकड़ी हो गया। ये सब क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ है जिससे क्या होता है? विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता है। अब हम एक बात और समझते हैं, जो प्रतिरोध जो होता है हमारा, प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं लंबाई पर। तो क्या होता है कि अगर किसी पदार्थ का लंबाई अगर बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है। तो यानी किसी पदार्थ या किसी चालक बोल दें, किसी चालक का प्रतिरोध उसके
लंबाई का क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यानी अगर किसी पदार्थ का लंबाई जो है तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा, उसका लेंथ के क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी उसका लंबाई जितना बढ़ेगा उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद सेकेंड नंबर में देखते हैं, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर में देखते हैं मोटाई पर। तो इसमें क्या आ जाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, उसके अनुप्रस्थ काट, यानी इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे दो बातें हमने देखा, एक देखा लंबाई पर निर्भर करता है, उसके बाद सेकेंड में देखा मोटाई पर निर्भर करता है। उसके बाद थर्ड नंबर में देखते हैं पदार्थ की प्रकृति पर या चालक की प्रकृति पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ इसमें लिखेंगे, किसी पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है, उसकी प्रकृति पर भी क्या होता है, निर्भर होता है, निर्भर करती है। मतलब अगर किसी पदार्थ का प्रकृति यानी उसका नेचर क्या है, वो पदार्थ कैसा है, उस हिसाब से क्या होता है, उसका प्रतिरोध जो होता है उस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। उसके बाद फोर्थ नंबर में हम देखते हैं ताप पर। तो ताप पर क्या होता है, यदि किसी चालक का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी यदि किसी चालक का प्रतिरोध या यदि किसी चालक का ताप बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो ये चार बातें हैं जिन पे क्या करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। यहाँ पे आप एक चीज देखे होंगे, मोटाई पर निर्भर करता है, यानी किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे, इक्वेशन डाल के, यदि R क्या होता है हमारा, R जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/A, यानी इसको हम इक्वेशन 2 मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब हम इक्वेशन 1 एवं इक्वेशन 2 से समझेंगे जो क्या होता है आगे। तो हमने देखा कि चालक का प्रतिरोध जो होता है, चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर
करता है। यानी चालक का प्रतिरोध जो होता है किस किन 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 चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमने देखा था लंबाई पर डिपेंड करता है, यानी अगर चालक का लंबाई बढ़ रहा है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी उसके लेंथ का क्या होगा, समानुपाती होगा। तो आर देखा था हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, उसके लेंथ का। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए थे। उसके बाद सेकेंड नंबर में देखे थे मोटाई पर भी निर्भर करता है, यानी किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, इसका कंडक्टर है, तो इसका लेंथ क्या है, एल है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वह लेंथ के क्या होगा, समानुपाती होगा, यानी इसका लेंथ जितना बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। और ये जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसे हम ए बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस जो होता है यानी आर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, जितना बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उतना ही क्या होगा, कम होगा। और ये जितना कम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उतना बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड नंबर में हमने मोटाई पे देखा था, तो इसका इक्वेशन निकल के आया था 1/r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो इसको हम इक्वेशन 2 मान के चले थे। अब हम इक्वेशन 1 एवं 2 को मर्ज करते हैं। इक्वेशन 1 एवं इक्वेशन 2 से इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, इन चीज को देख लेते हैं। देखें ये r दोनों में क्या है, कॉमन है, तो r क्या हो जाएगा, समानुपाती L/A हो जाएगा। ठीक है, और जब हम यहाँ क्या करते हैं, ये समानुपाती साइन को हटाते हैं तो r इक्वल्स टू क्या निकल के आता है, रो इंटू L/A। ठीक है दोस्त, और ये रो जो हमारा है, ये रो इसे ही हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये हमारा क्या हो जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध को समझते हैं। तो यहाँ से हम रो का मान अगर निकालते हैं, यहाँ से अगर हम रो का मान निकालते हैं तो रो का मान क्या निकल के आएगा, ये चीज़ को हम देखते हैं। तो रो का मान निकल के आएगा, अगर हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो रो इक्वल्स टू निकल के आएगा RA/L निकल के आएगा। और इसका हम अगर यूनिट निकालें, तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और यहाँ लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम मीटर इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो ये रो जो है इसका यूनिट क्या हो जाता है, ओम मीटर। ठीक है, आगे हम इसका जो है सो विशिष्ट प्रतिरोध का डिफिनेशन देखते हैं। जो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। जैसे ये क्या हो जाता है, इस प्रकार से लिखते हैं, ये क्या हो, इसको रो साइन बोलते हैं। तो किसी चालक के एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले अनुप्रस्थ काट के प्रतिरोध को उस चालक का क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। चालक का अनुप्रस्थ काट के प्रतिरोध को उस चालक का क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो ये जो दोस्तों होता है, ये एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले पदार्थ के साथ होता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो इसका क्या है, एकांक लंबाई L और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, यानी मोटाई वाला पार्ट्स जो होता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। और इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को मैंने बताया था। जैसे R इक्वल्स टू क्या निकल के आया था, L/A, रो इंटू L/A। तो रो का मान अगर हम निकालें तो क्या होता है, RA/L। तो कुछ इस टाइप से आप लोगों को आया था। और इसका यूनिट मैंने देखा था, इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसको मैंने आप लोग को बताया ये कैसे निकलता है। उसके बाद एक और हमारा आता है चालकता। क्या आता है, या विशिष्ट चालकता ही समझ ले।
क्या होता है? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो ये जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो हमें क्या, किस चीज का मान प्राप्त होगा? विशिष्ट चालकता, या उसे ही हम क्या बोलेंगे? विशिष्ट चालकता बोलेंगे। ठीक है। और जो है सो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, विशिष्ट चालकता इक्वल्स टू 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध। और अगर हम इसका यूनिट देखें तो इसका यूनिट निकल के आएगा, इसका जो यूनिट है ओम मीटर, इसका हम क्या कर दें? उल्टा कर दें, यानी ओम इनवर्स क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका यूनिट। और एक आता है हमारा चालकता, जिसे कंडक्टिविटी बोलते हैं। चालकता क्या हो जाता है? ये हो जाता है प्रतिरोधकता, यानी प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। क्या हो जाता है? प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी चालकता इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा? चालकता इक्वल्स टू निकल के आएगा 1 बटा प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता। ठीक है। और इसके यूनिट का बात करें हम, तो इसका यूनिट हो जाएगा, जैसे प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। तो उसी तरह यहाँ चालकता का यूनिट जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? उल्टा ओम, या जिसे हम क्या बोलते हैं? महो बोलते हैं, महो। और इसे हम क्या बोलते हैं? OH, यानी ओम। ठीक है। तो दोस्तों आज आप लोगों ने जाना, मतलब प्रतिरोध जो है किन बातों पर निर्भर करता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा सुचालक और चालक जो होता है वह क्या होता है। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोधकता, उसके बाद चालकता, उसके बाद जो है सो और भी कई चीज़ों को आप लोगों ने अध्ययन किया। आगे जो है सो आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो है सो रेजिस्टेंस जो होता है वो समानांतर क्रम में कैसे समूहन करता है, उसके बाद श्रेणी क्रम में जो होता है उसका कैसे समूहन होता है, उन चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।